नमस्कार बंधु, मेरा नाम सहदेव चौधरी है। मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप रीड लेवल फर्स्ट वाले होंगे और मैं साइंस वाले होंगे, सही है ना? तो जो कॉमन है आपके वो सारे टॉपिक मैं शुरू करूंगा। उससे पहले आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। परिचय इतना ही काफी है, बाकी परिचय की जरूरत नहीं होती है। अध्यापक और विद्यार्थी का परिचय उसकी विषय होती है, ठीक है ना? बहुत ध्यान से समझना। हालांकि आपको मुझे देख के ऐसा लग रहा होगा खुद विद्यार्थी सा लग रहा है क्या पढ़ाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझना। आपने हिंदी खूब पढ़ी होगी, लेकिन आज आपको बहुत कुछ अलग मिलेगा पढ़ने को। आप ये सोचोगे कैसे भी होता है क्या, हिंदी इतनी सरल भी होती है क्या? उससे पहले मैं आपको कुछ 2-4 मिनट महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। और वो बातें ये हैं कि आप परीक्षा देने जाते हो और परीक्षा देके जब घर पर आते हो तो देखते हो सबसे ज्यादा कौन से प्रश्न गलत निकलते हैं, सरल या कठिन? सरल निकलते हैं, बताइए क्यों? क्या आपने कभी सोचा कि सरल प्रश्न क्यों गलत होते हैं? कभी सोचा क्या? बहुत महत्वपूर्ण बातें अब निकल के आएंगी। बहुत कुछ आपको अलग समझने को मिलेगा। मैंने देखा है कई बार, मैं जहां पहली बार क्लास लेने जाता हूं तो सबसे पहले देखता हूं विद्यार्थी सबसे पहले पेन और कॉपी खोल के बैठ जाता है। क्या सिर्फ लिखने आए हो? क्या अध्यापक आपको ऐसा कुछ पढ़ाते हैं जो किताबों में नहीं होता? बताइए। सब कुछ किताबों में लिखा होता है? जब सब कुछ किताबों में था तो फिर यहाँ क्यों आए थे लिखने? बताइए। लिखने आए थे क्या? समझने आए थे? समझने के लिए लिखना जरूरी होता है, समझना। पेन कॉपी पहले खुलनी चाहिए या बाद में? तब कर दो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने क्या कहा, बहुत ही अलग पढ़ोगे, बहुत ही डिफरेंट पढ़ोगे। या रखने थोड़ी आए हो, समझने आए हो। जो चीज आपने यहाँ बोर्ड पर देख ली एक बार, वो दिमाग में स्थायी छप गई जीवन भर। ये इसलिए आए हो, ना कि यहाँ छप रहा है आपने कॉपी में छाप दिया और हो गया। इसके लिए आए हो क्या? नहीं। पेन कॉपी मत खोलना, मैं ना कहूँ तब तक। मैंने आपसे एक बात कही कि सबसे ज्यादा पेपर में वो प्रश्न गलत होते हैं जो सरल होते हैं। क्या ये सही नहीं कही? आप कठिन प्रश्न में तुक्का भी मारा तो कई बार सही निकल जाता है, नहीं निकलता। और आप देखते हो कि ये बहुत ही सरल प्रश्न था और गलत हो गया। होता नहीं होता? उसका क्या कारण होता है मैं बताऊंगा। आज के बाद आप गलत प्रश्न करना छोड़ दोगे, चाहे वो सरल हो या कठिन हो। बहुत ध्यान से समझना। आप किसकी तैयारी कर रहे हो? एक बार मुझे ये बताइए, कौन कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का अभी एग्जाम दे चुके हैं? हाथ खड़ा करके। दिया है आपने? अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपने नेगेटिव मार्किंग नहीं करी होती तो आज आपको यहाँ बैठना पड़ता? अगर आपने सरल प्रश्न गलत नहीं किए होते तो आज आपको यहाँ बैठना पड़ता? नहीं पड़ता। बताइए, ये सही बात है? ध्यान से सुनना। आपके रीट में नेगेटिव मार्किंग है क्या? है क्या? समय बचता है। पेपर देते हो, परीक्षा देने के बाद में जब परीक्षा में बैठते हो तो समय बचता है क्या? नहीं बचता। आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया, नेगेटिव मार्किंग होती है, 1 घंटा बचता है, समय बचता है नहीं बचता? आपने कभी ये चीज नोट करी का ऐसा क्यों होता है? करी क्या? नहीं करी? आज करो। जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें आपके पास में समय बचता है 1 से 1.25 घंटा, और जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती वहां समय खत्म हो जाता है पेपर पूरा होने से पहले ही। होता ही नहीं होता? क्या कारण होता है? आपके धैर्य की परीक्षा होती है। किसकी? धैर्य की। याद रखना, आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं ली जाती, परीक्षा ली जाती है आपके धैर्य की। ध्यान से समझना। 5 से 7 मिनट जरूर आपकी खराब करूंगा मैं आज, लेकिन आज के बाद सिर्फ टॉपिक होगा और आप
बहुत कष्ट देखे होंगे, मैंने भी बहुत मेहनत करी होगी और मैं भी यहाँ बैठा होगा, लेकिन इसका कारण क्या है ध्यान से समझना। आपने परीक्षा में प्रश्न किए, 100 में से आपने 75 प्रश्न कर दिए एक बार में सही। बहुत ध्यान से समझना, ये पहले बता रहा हूं नेगेटिव मार्किंग का। आपने 100 में से 75 प्रश्न सही कर दिए, आपके पास समय बचा 1 घंटा। सच बताना क्या आप पेन कॉपी बंद करके शांति से बैठते हो क्या? क्या करते हो? दोबारा से पेपर को पढ़ते हो, नहीं पढ़ते? और जब पढ़ा हुआ पेपर दोबारा पढ़ोगे तो 20 मिनट में पूरा नहीं पढ़ जाता, आधे घंटे में पूरा नहीं पढ़ जाता, और वहां से भी आप 10 प्रश्न निकाल के यहां और जोड़ दोगे, नहीं जोड़ोगे? आप जो प्रश्न सही करोगे वो एक बार नहीं होगा, दोबारा एक प्रश्न को बार बार छोड़ोगे तो वो सही भी क्या हो जाता है? गलत होता है। कई बार नहीं कहते क्या यार ये तो मैंने सही किया था और काट के मैं उसको दोबारा में गलत कराया, नहीं होता क्या? बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। आपने क्या किया, दोबारा से पेपर पढ़ा, 10 प्रश्न और कर दिए, फिर भी आपके पास कितना समय बच रहा है? आधा घंटा। फिर भी शांत बैठोगे क्या? ओएमआरसी तो सामने पड़ी है, पेपर भी सामने है, हाथ में पेन है, क्या शांत बैठते हो? नहीं बैठते। फिर आधे घंटे में एक बार और करोगे, 10 से लेके 5 या 10 प्रश्न और करोगे, करोगे नहीं करोगे? ये कितने हो गए? कितने हो गए? बहुत तो महान मूर्ति ऐसे होते हैं, अरे 10 को क्या छोड़े, 100 के 100 कर दो। और यहाँ क्या हो गया, 75 से कहां पर पहुंच गए? नेगेटिव मार्किंग। ये आप अच्छी तरह से जानो, जो प्रश्न सही होना होता है वो एक बार में सही होता है, बार बार छेड़ने से सही भी क्या होता है? गलत होता है। इसी वजह से आपको एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। अब आप इनका क्या करते हो? रटते हो या समझते हो? रटते हो। अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का होता है हवा। ये बहुत ही सरल से कठिन की तरफ लेके जा रहा हूं, ध्यान से समझना। यदि हम किसी शब्द के प्रारंभ में ए जोड़ दें तो वो है किसका? वो से समझना। धीरे 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 मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूं वहीं ला रहा हूं। आपसे एक प्रश्न पूछा था,
तरणी और तरुणी। एक में कौन सी आ रही है और इसमें बड़ी। हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर से सूर्य कैसा दिखता है? छोटा। और बड़ी क्या दिखती है? तो बड़ी क्या होती है और छोटी? सूर्य। तरुण माने होता है युवक, और चाहे युवती हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वधू हो, चाहे कोई लेडीज हो, वो हमेशा बड़ी होती है, नहीं होती? छोटी होती है क्या? औरत छोटी होती है क्या? वधू छोटी होती है क्या? जिसके आगे घर के सारे नियम कानून बदल जाए वो छोटी हो सकती है? हो सकती है क्या? जब वो छोटी नहीं है तो उसमें आने वाली ही छोटी होगी क्या? तो तरुणी माने क्या होगा? अब युवती छोटी होगी क्या? कैसी होगी? तरुण युवक और तरुणी, युवक छोटा होता है बेचारा और तरुणी बड़ी होती है। तरुणी माने और तरुणी युवती। ध्यान दो इधर, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ध्यान दो इधर, मैंने लिखा विपण, और विपण माने क्या होता है? बाजार। विपण माने क्या होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान से समझना। एक होता है विपण, एक होता है विपणन, और एक होता है विपणी। विपण माने क्या होता है? और बाजार में छोटी, ये कौन सी है? छोटी क्या होती है? दुकान। और बड़ी कौन हो जाती है? क्या दुकानदार लेडीज नहीं होती? क्या दुकानदार औरत नहीं होती? विपणन माने क्या होता है? बाजार में छोटी और बड़ी कौन हो गई? आगे समझ में रख रहे हो क्या? बताइए, समझ रहे हो? ध्यान दो इधर, बहुत ही सरल, जो आप तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। एक होता है दंश, और एक क्या होता है? अर्थ बताएगा दोनों का? दंश और दंश, दंश और दंश, क्या अंतर है? नहीं पता? एक का अर्थ होता है डंक और एक का अर्थ होता है चुभन। अब ये तो पता होगा किसका डंक और किसका चुभन, ये भी नहीं पता? कोई बात नहीं, जीवन में नहीं भूलोगे, ध्यान देना। यहां से जुड़ा है अलग है, और यहां जब मधुमक्खी आपको काटेगी तो ऐसे डंक फेंकेगी क्या? जुड़ेगी, और जुड़ के क्या लगेगा? जुड़ा है, और जुड़ के क्या लगता है? और जब उसको अलग किया तो क्या होगी? आया समझ में? जुड़ के क्या लगा, और अलग होने पर चुभन। रटा है क्या? ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं अभी पूछूंगा, आपसे पूछूंगा, ध्यान देना। मैंने लिखा, बहुत आता है पेपर में, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और बहुत ही सरल है। और चित्त, क्या तीनों का अर्थ नहीं पता? तीनों का अर्थ कौन बताएगा? किसी को पता है क्या? किसी को नहीं पता। क्या ये तीनों शब्द आज आप पहली बार सुन रहे हो क्या? मैं बता दूं तीनों का, तो ये तो बता सकते हो किसका क्या है? एक होता है मन, एक होता है ज्ञान, और एक होता है पीठ के बल। अब तो बता सकते हो, बोलो खड़े होके। नीचे नीचे वाले का पीठ के बल, बहुत अच्छा। बीच वाले का और सबसे ऊपर का कोई बात नहीं, कोशिश करी, बहुत अच्छी बात। भले ही गलत बताया। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब समझ लो, आज के बाद एक भी सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो गलत कर जाए। ध्यान देना, इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य है क्या जिसको पूरा ज्ञान हो? है क्या? इसका मतलब ज्ञान कैसा होता है और अधूरा क्या है? और अधूरा क्या होता है? ज्ञान। अधूरा क्या होता है? ज्ञान।
दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं। एक पहलवान दूसरे पहलवान को पूरा कर देता है। पूरा क्या कर देता है? पूरा हो गया। क्या हो गया? पूरा। पीठ के बल होगा तभी तो चित्त माना जाएगा। आ रहा है समझ में? अधूरा क्या होता है? पूरा क्या होता है? एक लड़के की नई नई शादी हुई और उसकी घरवाली उसे छोड़ के भाग गई। एक लड़के की नई नई शादी हुई और उसकी घरवाली उसे छोड़ के भाग गई। तो एक के बिना दूसरा कैसा हो गया? एक के बिना दूसरा कैसा हो गया? क्या उसका मन लगेगा? जब घरवाली छोड़ के भाग जाएगी तो मन लगेगा क्या? अधूरा क्या होता है? पूरा क्या होता है? और एक के बिना दूसरे का क्या नहीं लगता? एक के बिना दूसरा कैसा हो जाता है? अधूरा। समझ में आ गया? रटा है क्या? बताइए, रटाया है क्या? सिर्फ समझाया है? मुझे ये बताओ कि यहाँ रटने आए हो या समझने? पढ़ने से सिलेक्शन होता है या समझ के पढ़ने से? किताबें रटने से सिलेक्शन होता है या रणनीति बनाकर पढ़ने से? वो कहने की बात होती है कि 18 से 20 घंटा पढ़ो, सिलेक्शन को कोई नहीं रख सकता। मैंने ऐसे ऐसे देखे, 3 दिन में 1 दिन ही फ्रेश होते हैं, 15 दिन में 1 दिन ही नहाते हैं और ढूंढने से नंबर नहीं आता। तो ये सब कहने की बातें हैं। जितना पढ़ो रणनीति बना के पढ़ो। आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर देना, क्या आपके बीच में ऐसे कई उदाहरण नहीं है क्या कि आपका मित्र 18 से 20 घंटे पढ़ता है, ईद का चांद है, कभी कभी दिखता है लेकिन आज तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ? नहीं है क्या? है या नहीं? और क्या ऐसे उदाहरण नहीं है क्या सारे दिन मस्ती करता घूमता और घूमती, आराम से स्कूटी पे घूमता और घूमती और उसका सिलेक्शन हो गया? नहीं है क्या? है या नहीं? सिलेक्शन सिर्फ होता है रणनीति से, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता। बहुत से सिलेक्शन लेके भी खो देते हैं और बहुत से खोता हुआ भी ले जाते हैं, वो होती है रणनीति। समझ में आ गया? अब ध्यान दे रहा, संपूर्ण हिंदी व्याकरण में इसी तरह पढ़ाऊंगा। मैं ना कहूं तब तक कॉपी मत खोलना, यही पूरी व्याकरण याद होगी इसी बोर्ड पर, चाहे लिखना या मत लिखना। ध्यान यहां होना चाहिए पूरा। ध्यान दो। अब इधर एक बार देखो, अब इस चीज से आपको क्या मैसेज मिला? कुछ कि सिलेक्शन किससे होता है? समझकर पढ़ने से। याद किससे होता है? समझ के पढ़ने से। मैं अभी आपसे ये पूछूं कि आपको मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास याद हैं क्या? मैं आपसे यूं कहूं कि मुंशी प्रेमचंद के किसी को पूरे उपन्यास क्रम से याद हैं क्या? कोई के पास उत्तर नहीं है। कोई हाथ खड़ा करके बताए कि मुझे सारे क्रम से याद हैं। और सबसे प्रसिद्ध कवि नहीं है क्या? मुंशी प्रेमचंद, जो सबसे प्रसिद्ध है, जिसके उपन्यास आप सभी को याद होने चाहिए थे, लेकिन याद नहीं है। उपन्यास याद नहीं है, क्रम तो आपसे बहुत दूर गया। और मैं कहता हूं कुछ कठिन नहीं होता। मैं एक लाइन में आपको सारे बताता हूं, उसका कारण है मैं ये आपको पढ़ा नहीं रहा, तरीका बता रहा हूं कि कैसे पढ़ना चाहिए। मैंने लिख दिया SPR के निर्मल गांव के GM हैं। क्या एक लाइन याद नहीं हो सकती क्या? तरीका बता रहा हूं पढ़ने का, कैसे पढ़ना चाहिए। खुद के नोट्स बनाओ और पढ़ो। मैंने लिखा है SPR के निर्मल गांव के GM हैं। क्या एक लाइन याद नहीं हो सकती क्या? याद हो गई? हो गई नहीं हुई? क्या लाइन है? ये मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और अंतिम और अधूरा मंगलसूत्र। आ गए सारे? रटे हैं क्या? एक ही लाइन है, सारे आ गए? कोई चीज कठिन नहीं होती, अपने तरीके से पढ़ना सीखो। समझ में आ रहा है? अपने तरीके से नोट्स बनाओ, अपने तरीके से पढ़ो, कोई मुश्किल नहीं होता। अब अपने टॉपिक पर आ जाओ। मैं आपका जो कॉमन सिलेबस है वो लेके चलूंगा। ध्यान देना पूरा यहां पर है। मैं ना कहूं पेन और कॉपी कुछ नहीं खोलना, ठीक है ना? ध्यान दो। मैं सबसे पहले टॉपिक पे आने से पहले बता देता हूं कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये हिंदी किस भाषा का शब्द है। यहीं से सिलेबस शुरू हो गया।
यहीं से। किसका है? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, उत्तर देना। हिंदी किस भाषा का शब्द है? ईरानी, फारसी, पारसी या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त सभी? मैं अब टॉपिक पे आ गया, अपने पर ध्यान देना। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी, पारसी, ईरानी या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी? उत्तर क्या है? फारसी, उपयुक्त सभी। ईरान की भाषा है फारसी और वहां पै और फै को बोलते हैं पै, क्या बोलते हैं? पै। तो फारसी को क्या कहेंगे? पारसी। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? ईरानी, फारसी या पारसी भाषा का शब्द है। तीनों हो गए। हिंदी, अब मैं ऐसे कहूं, मैंने आपसे कहा भारत की बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, क्या हिंदुस्तानी नहीं कहते हो? अब फारसी को आप ईरानी नहीं कह सकते क्या? ईरान की भाषा है, ईरानी नहीं होगी क्या? पै और फै को वो क्या बोलते हैं? पै बोलते हैं। तो पारसी नहीं होगी क्या? और फारसी है ही। समझ में आ रहा है? ध्यान रखना। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? ईरानी, फारसी या पारसी भाषा का। अब ये हिंदी शब्द कहां से आया, कैसे आया, क्या इसका कालक्रम था, यहां तक कैसे पहुंचा, ये भी तो पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये भी तो जरूरी है या नहीं है? एक प्रश्न, दो प्रश्न भाषा से पूछ लिए जाते, नहीं पूछे जाते? ध्यान देना। देखो, ईरानी लोग या फारसी लोग, या मैं आपसे कहूं जो ईरानी भाषी थे, वो सै को क्या बोलते थे? है बोलते थे। पै और फै की जगह पै, दै और दै की जगह दै। और हमारी जो सबसे प्राचीन नदी है वो कौन सी है? कौन सी नदी है? अब वो सै को क्या बोलते हैं? है बोलते हैं, नहीं बोलते? और दै और दै की जगह क्या प्रयोग करते हैं? तो सिंधु से क्या बना? हिंदू। वो सिंधु नदी को कौन सी नदी बोलते थे? हिंदी शब्द उन्हीं की तो देन है, ईरानियों की। तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं से निकला होगा। और वो सै को क्या बोलते थे? और दै को, तो वो सिंधु को क्या बोलते थे? और सिंधु प्लस ई क्या बना? ऊ का वह बना। सिंधु प्लस ई क्या बना? सिंधवी से क्या बना? सिंधवी से क्या बना? हिंदू प्लस ई, हिंदवी। हिंदू प्लस ई क्या बना? हिंदवी। और हिंदवी से क्या बना? हिंदवी से बना हिंदी। आज के समय में से क्या बोला जाता है? हिंदी। तो ये कहां से आया? सिंधु नदी के नाम पर। कौन सी नदी का नाम था? सिंधु नदी का। वो सिंधु को क्या बोलते? और सिंधु प्लस ई, वहां के निवासियों को सिंधुवासी। तो सिंधु प्लस स्थान क्या बना? हिंदुस्तान। बना नहीं बना? सिंधु को वो क्या कहते? हिंदू। और वहां का हिंदुओं का जो स्थान है वो क्या कहलाया? हिंदुस्तान। और उनकी भाषा क्या कहलाई? हिंदू प्लस ही, हिंदवी। और हिंदवी से क्या बना? आ रहा है समझ में? हिंदी से बना, हिंदवी से बना हिंदी। तो ये हिंदी कहां से आई, कैसे आई, क्या इसका कालक्रम था, ये भी तो पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो ध्यान से देखना और यहां समझना। हमारी मूल भाषा क्या है? हमारी मूल भाषा क्या है? सभी भाषाओं की जननी क्या है? संस्कृत। सभी भाषाओं की जननी क्या है? संस्कृत के बाद में कौन सी भाषा आई थी? पाली। संस्कृत के बाद, पाली के बाद आई थी प्राकृत। और प्राकृत के बाद और अपभ्रंश का एक भाग होता है सौरसेनी। अपभ्रंश का एक भाग है कौन सा? सौरसेनी। और सौरसेनी से ही किसका निर्माण हुआ है? किसका निर्माण हुआ है?
तो हिंदी सौर सैनी का भाग नहीं है क्या? है या नहीं है? सभी भाषाओं की जननी क्या थी? संस्कृत के बाद, पाली के बाद, प्राकृत के बाद और अपभ्रंश के बाद, और सौर सैनी का एक भाग है हिंदी। आपने आज तक ये सुना होगा कि संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? एक तो सुनी होगी वैदिक संस्कृत और दूसरी सुनी होगी आपने लौकिक संस्कृत। कौन कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को वैदिक संस्कृत क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें क्या लिखे गए? वेद और उपनिषद। यही वजह है। क्या लौकिक संस्कृत में कोई वेद नहीं लिखा गया? बताइए, ध्यान से समझ लेना। एकमात्र ऋग्वेद वैदिक संस्कृत में लिखा गया है, बाकी के तीनों ऋग्वेद के अलावा वेद किस में लिखे गए हैं? लौकिक संस्कृत में। ये लोग बताते हैं, अधिकतर पढ़ाते हैं और कहते हैं कि चारों वेद वैदिक संस्कृत में लिखे गए थे, इसलिए इसको वैदिक संस्कृत कहते हैं, और लोक में या संसार में प्रयोग हो रही थी इसलिए इसको लौकिक कहते हैं। नहीं, एकमात्र ऋग्वेद किस में लिखा गया है? वैदिक संस्कृत में, और बाकी के तीनों। वेदों की शुरुआत कहां से हो गई थी, इस कारण उसको क्या कहा गया? और लौकिक संस्कृत में और भी लिखे गए, लेकिन शुरुआत वेदों की वैदिक संस्कृत से हो गई, इसलिए उनको कहा गया। अब प्रत्येक भाषा में जो अंतर आता है वो कितने वर्ष का आता है? 500 वर्ष का। तो वैदिक संस्कृत की जो शुरुआत हुई वो कब से हुई थी? 1500 ईसा पूर्व से। कब से हुई थी? 1500 ईसा पूर्व से। और ईसा पूर्व घटता है या बढ़ता है? घटता है। तो वैदिक संस्कृत का समय कब से कब तक माना जाएगा? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृत के बाद में कौन सी संस्कृत आई? तो लौकिक संस्कृत का समय कब से माना जाएगा? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो अगर मैं आपसे ये कहूं संस्कृत का मानक समय है, तो इसका उत्तर क्या दोगे? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। संस्कृत का मैं बोला है। संस्कृत के बाद में क्या आई? पाली का समय कब से माना जाएगा? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, और 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक का जो समय है वो किसका माना जाएगा? कितने वर्ष का अंतर आ रहा है? 500 वर्ष का। पाली के बाद में क्या आई? तो प्राकृत का समय कब से माना जाएगा? अब ईस्वी आ गई तो आगे बढ़ोगे या घटोगे? आगे बढ़ेंगे। और आपकी प्राकृत के बाद में क्या आई? और अपभ्रंश का समय कब से माना जाएगा? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। और अपभ्रंश का भाग ही सौर सैनी है, तो इसी के अंदर आएगी नहीं आएगी? और इस सौर सैनी के बाद में क्या आई? तो हिंदी का समय कब से माना जाएगा? 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक। वर्तमान समय किसका है? किसका है? क्या वर्तमान समय में संस्कृत नहीं बोली जाती? क्या वर्तमान समय में पाली या प्राकृत नहीं बोली जाती? क्या वर्तमान समय में अपभ्रंश नहीं बोली जाती क्या? लेकिन वर्तमान समय हिंदी का ही क्यों है? क्यों है वर्तमान समय हिंदी का ही? क्योंकि जिस समय जिस भाषा का प्रयोग ज्यादा किया जाता है वह समय उस भाषा का माना जाता है। तो सबसे ज्यादा वर्तमान समय में किसका प्रयोग हो रहा है? तो वर्तमान समय किसका माना जाएगा? हिंदी का। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। जितने भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं किस में लिखे गए हैं? तो बौद्धों की भाषा क्या है? क्या हो गई?
और जितने भी जैन ग्रंथ लिखे गए हैं किस भाषा में लिखे गए हैं? जैनियों की भाषा क्या है? प्राकृत है। अब आप एक बात बताइए मुझे, जब संस्कृत के बाद में पाली आई तो क्या एक साथ संस्कृत का प्रयोग कम हो गया क्या? कुछ समय ऐसा रहा होगा संस्कृत और पाली बराबर प्रयोग हुई होंगी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि पाली का प्रयोग ज्यादा और संस्कृत का कम हो गया। समझ में आ रहा है? एक समय ऐसा आया कि संस्कृत का प्रयोग कम और पाली का प्रयोग ज्यादा हो गया। तो वो समय किसका माना गया? जब पाली के बाद में प्राकृत आई तो पाली का प्रयोग बंद हो गया क्या? कुछ समय तो ऐसा रहा होगा कि पाली और प्राकृत बराबर प्रयोग हुई होंगी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि पाली का प्रयोग कम और प्राकृत का प्रयोग ज्यादा हो गया। तो वो समय किसका माना गया? प्राकृत का। जब अपभ्रंश के बाद में हिंदी आई तो क्या अपभ्रंश का प्रयोग एक साथ बंद हो गया? तो कुछ समय तो ऐसा रहा होगा अपभ्रंश और हिंदी का बराबर प्रयोग हुआ होगा। तो अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं कि हिंदी का प्रारंभिक समय है तो क्या उत्तर होगा? 1000 ईस्वी। और अगर मैं प्रश्न करता हूं हिंदी का मानक समय, हिंदी का मानक समय, मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड। जैसे आप कहते हो मानक सोना, शुद्ध सोना 22 कैरेट 24 कैरेट, इसी प्रकार हिंदी का मानक समय क्या माना जाएगा? 1100 ईस्वी। क्या माना जाएगा? क्योंकि 100 वर्ष का समय ऐसा था जब हिंदी और अपभ्रंश बराबर प्रयोग हो रही थी, लेकिन 1100 ईस्वी आते हिंदी का प्रयोग ज्यादा और अपभ्रंश का प्रयोग कम हो गया। तो हिंदी का मानक समय क्या माना जाएगा? 1100 ईस्वी। समझ में आ रहा है? अब एक प्रश्न बनता है बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस, और इसको हिंदी में कहते हैं छापा खाना, सबसे पहले छापा खाना का प्रयोग किस भाषा में किया गया? प्राकृत भाषा में। किन्होंने किया? जैनियों ने किया। किसके लिए किया? अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए किया। अब बात ध्यान से समझनी है, वो ये है कि अगर मैं आपसे प्रश्न करता हूं और प्रश्न ये करता हूं कि भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तो क्या उत्तर दोगे? भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, बोला करो, चाहे प्रश्न गलत ही हो, बोला जरूर करो। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। और अगर मैं कहूं विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, आ रहा है जवाब, आ तो रहा है मंदाकिनी। मंदाकिनी नहीं, वो मंडारिन होता है, मंदाकिनी नहीं होती। चीनी भाषा है मंडारिन। कौन सी भाषा है? चीनी भाषा की एक है मंडारिन। चीनी भाषा है मंडारिन। ध्यान से समझना, विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। क्या अखबार नहीं पढ़ते? 6 दिन तक डेली पृष्ठ पर, फ्रंट पर राजस्थान पत्रिका और भास्कर के पे लिखा आया था विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी हो गई है। क्या आप अखबार नहीं पढ़ते? और ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, 4-5 महीने हुए हैं। क्या पढ़ते नहीं हो? पढ़ा करो। विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, उत्तर होगा हिंदी। न केवल भारत में बल्कि भारत के अलावा 10 देशों में और बोली जाती है हिंदी। न केवल भारत में बल्कि भारत के अलावा 10 देशों में और बोली जाती है हिंदी। तो विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है? क्या है? समझ में आया कुछ? तो अगर प्रश्न किया जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है तो उत्तर क्या होगा? हिंदी होगा। बहुत ध्यान से समझना। कुछ वह महत्वपूर्ण बातें जो आज तक आप खूब पढ़ते आए हो लेकिन नहीं समझ पाए, वो चीज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बता रहा हूं और समझा रहा हूं। आपके सिलेबस में उपसर्ग नहीं है क्या? है।
और 22 उपसर्ग आपसे पेपर में पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। सबसे महत्वपूर्ण कौन से उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग जो संस्कृत भाषा के होते हैं। हिंदी के पूछता है क्या? बहुत ही सरल होते हैं। विदेशी भाषा के पूछता है क्या? बहुत ही सरल होते हैं। सबसे ज्यादा कौन से पूछे जाते हैं? संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग। क्या आप में से किसी को 22 उपसर्ग पूरे याद हैं क्या? बोल के बताओ। 22 बोलो। ये तो आपने 26 बोल दिए। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, कोशिश करी। अब सुनना ध्यान से, मैडम ने कोशिश करी, बहुत अच्छा है। जो ये झिझक अभी हो रही थी, ये झिझक ही नहीं रहेगी। पूरा ध्यान देना। 10 मिनट के बाद एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा क्लास में नहीं होगा जिसको 22 उपसर्ग याद नहीं हो। एक सिंगल भी खड़ा हाथ करके ये नहीं कह सकता कि मुझे याद नहीं है। ध्यान पूरा यहां देना। ऐसी चीज जो आपसे पेपर में सबसे ज्यादा गलत होती है वो जीवन में गलत नहीं होगी। पूरा ध्यान देना, यहां समझना। मैंने आपसे कहा कितने होते हैं, समझना। मैं इन 22 को 3 भागों में बांटूंगा। कितने भागों में? सबसे पहले क्या लिखा? 1 2 3। कितने भागों में बांट रहा हूं? 3। 8 आता है एक बार। 8 कितनी बार आएगा? 4 आते हैं 2 बार, इसलिए मैंने यहां क्या लिख दिया। और 2 आते हैं 3 बार, इसलिए मैंने यहां क्या लिख दिया? 3। 8 कितनी बार आ रहा है? 4 कितनी बार आ रहे हैं? और 2 कितनी बार आ रहे हैं? 8 जो उपसर्ग होते हैं वो होते हैं ए वाले। ए वाले कितने उपसर्ग होते हैं? 3 होते हैं तवर्ग के, 3 होते हैं पै वर्ग के। 3 किसके होते हैं? तवर्ग के। 3 किसके होते हैं? पै वर्ग के। जब 3 बराबर हो जाएं तो हम क्या कहते हैं? अब आ। क्या कहते हैं? 3 इस पारी में हो गए, 3 इस पारी में हो गए। जब 3 बराबर हो गए तो अब क्या कहोगे? अब आ। यही तो कहोगे। 3 किसके हो गए? तय वर्ग के। 3 पै वर्ग के। जब 3 बराबर हो जाए तो अब आ। अब तवर्ग के 3 कौन कौन से होते हैं? ध्यान से समझना। ए सब में कॉमन रहेगा नहीं रहेगा? 8 में कॉमन आएगा। तवर्ग के 3 होते हैं अति, अधि, अनु। ये तय वर्ग के नहीं है क्या? तथ दै ने तवर्ग है। ए कॉमन है। 3 तवर्ग के हो गए। 3 किसके होते हैं? पै वर्ग के। 3 किसके होते हैं? पै वर्ग के। और प वर्ग के ए कॉमन रहेगा। कौन कौन से होते हैं? अप, अपी और अभी। पै फै बै बै में होता है नहीं होता? ए कॉमन है। अप, अपी और अभी प वर्ग है। 3 किसके थे? और 3 तय वर्ग के 3 कौन कौन से थे? अति, अधि, अनु। पै वर्ग के कौन कौन से थे? अप, अपी, अभी। और जब 3 बराबर हो जाएं तो हम क्या कहते हैं? अब कितने हो गए ये वाले? कौन से हो गए? 8। 3 तवर्ग के, 3 पवर्ग के। और जब 3 बराबर हो गए तो अब आ। अब 8 कौन से हुए? अति, अधि, अनु, अप, अपी, अभी। अब आ। 4 होते हैं पै वाले। पै वाले कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्र, प्रति, परा, परी। पै वर्ग के कितने हो गए? कौन कौन से? प्र, प्रति, परा, परी। 4 होते हैं आपके। कॉमन होते हैं निर और निस। निर और दुर और दुस। 4 कौन से हो गए? पै वाले। कौन कौन से? प्र,
प्रति, परा, परी। चार कौन से हो गए? निर, निस, दुर, दुस। दो होते हैं ऊ वाले। ऊ वाले कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उद और उप। बहुत बड़ी समस्या है उत और उद की। जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी उत और उद की। एक ही नियम बताऊंगा, खत्म है उत और उद की। इसने बहुतों का भविष्य खराब कर दिया इस उत और उद ने। समस्या ही नहीं रहेगी, ध्यान देना बस। उद और उप दो कौन से होते हैं? से वाले। कौन कौन से होते हैं? सु और सम। उ वाले कितने थे? कौन कौन से? उद और से वाले कितने थे? कौन कौन से? सु और जो दो बाकी रह जाएं वो होते हैं ने और वे। जो दो बाकी रह जाएं वो कौन से होते हैं? ने और वे। रटे हैं क्या? रटे हैं क्या आपने? समझे हैं? अगर रट के पढ़ लेते तो आज 22 उपसर्ग आपने पहले खूब कोशिश नहीं करी थी क्या रटने की? याद हुए क्या? मैडम ने कोशिश करी, अच्छा किया, लेकिन कंफ्यूज हो गए। अब आप कभी कंफ्यूज होंगे क्या? होंगे क्या? सबसे पहले मैंने क्या लिखा था? कितने भागों में बांटा? कितने भागों में? कौन कौन से? 1 2 3। 8 कितनी बार आया? 4 कितनी बार आए? 2 कितनी बार आए? 8 कौन से होते हैं? 3 किसके होते हैं? और 3, तो जब 3 3 बराबर हो जाए तो अब आ। अब तय वाले कौन कौन से थे? अति, अधि, अनु। पै वाले अप, अपि, अभि। और जब 3 3 बराबर हो जाए तो अब आ। 4 कौन से थे? कौन कौन से? प्र, प्रति, परा, परी। 4 कौन से थे? निर, निस, दुर, दुस। 2 कौन से थे? ऊ वाले। उद और उप। 2 कौन से थे? से वाले। सु और जो 2 बाकी रह जाएं। अब मुझे ये बताइए, किसको ऐसा लग रहा है कि मुझे 2200 याद नहीं है? लग रहा है क्या? रटे हैं क्या? बताइए। आपको कोई भी चीज ऐसी मुझे बताओ कि ये कठिन होती है, मैं वह बताऊंगा कि ये सबसे सरल होती है। जो चीज आपको सबसे कठिन लगती है वो उतनी ही सरल होती है, बस तरीका आना चाहिए आपको। और जिसको सरल बनाने का तरीका आता है उसे कोई समस्या नहीं आती। आपके पेपर में प्रश्न आएंगे हिंदी व्याकरण से और शिक्षण विधि और वो मिला के 30 में से 20 प्रश्न ऐसे होंगे जिसको कोई भी कर देगा। लेकिन लड़ाई कितने प्रश्नों की है? 10। वो 10 प्रश्न जो करेगा उसके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। मैं सिर्फ ये हिंदी की नहीं कह रहा, सभी के लिए कह रहा हूं, सभी विषयों को लेकर। तो जो असली लड़ाई होती है वो सिर्फ 5 से 10 प्रश्नों की होती है। आप मुझे एक बात बताइए, आप जो भी पेपर देते हो आप 5 से 6 प्रश्नों की वजह से ही रह जाते हो, नहीं रहते? अगर आप 5 से 6 प्रश्न सही कर दो तो सिलेक्शन को रोक सकता है क्या कोई? मैं 5 से 6 नहीं कह रहा, मैं 10 प्रश्नों की कह रहा हूं कि 10 प्रश्न जो कोई नहीं कर सकता वो आप करोगे। ध्यान देना। आपके सिलेबस में तत्सम तद्भव है या नहीं है? तत्सम तद्भव है? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के होते हैं और तद्भव वे शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा के होते हैं। संस्कृत के वे शब्द तो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, तत्सम होते हैं। और अगर उनका रूप थोड़ा सा बदल के प्रयोग कर दें तो वो क्या होते हैं? तद्भव। और तत्सम और तद्भव के बीच की स्थिति अर्ध तत्सम कहलाती है। तत्सम और तद्भव के बीच की स्थिति अर्ध तत्सम कहलाती है। समझना। मैंने लिखा कर्म, इसका बंदी बना दिया काम, और क्या हो गया? काज। तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम। ध्यान से समझना। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? और अगर उनका रूप थोड़ा सा बदल के प्रयोग कर दिया जाए तो तद्भव।
अब तत्सम शब्दों को, तद्भव शब्दों को याद कर सकते हो क्या रट के? अगर इनकी संख्या 10, 20, 30, 50 हो तो याद नहीं हो सकते क्या? आराम से हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है क्या तत्सम तद्भव शब्दों की संख्या कितनी होती है? पता है क्या? लाखों में, और 8 लाख से ऊपर हैं। कितने? 8 लाख से। आपको कोई भी 100 शब्द तत्सम याद है क्या? बताइए, याद है क्या? कितने करने हैं? करने नहीं करने? सिलेक्शन लेना है तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? सिलेक्शन लेना है तो वो काम भी करना पड़ेगा जो नहीं किया कभी। आज तक जो नहीं पढ़ा वो भी पढ़ना पड़ेगा। जिन प्रश्नों को सब करके आ रहे हैं उनको आप भी करके आ रहे हो, तो सिलेक्शन होगा क्या? आपको वो करना है जिनको कोई नहीं कर रहा, तब क्या होगा? सिलेक्शन। मैंने आपसे कहा तत्सम तद्भव शब्दों की संख्या होती है लाखों, और लाखों शब्दों को याद तो करना ही पड़ेगा। इस जन्म में रट के याद कर लोगे क्या? कर लोगे क्या? लेकिन पेपर में सिलेक्शन लेना है तो याद करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे? ध्यान देना पूरा बोर्ड पे, घड़ी लगा लेना, 10 मिनट में लाखों शब्द याद हो जाएंगे इसी बोर्ड पर। पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। 7 नियम बताऊंगा, ध्यान देना। सबसे पहला नियम, 6 त्रय ज्ञा और श्रीयुक्त शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर 6 का क्या हो जाता है? त्रय का, ज्ञा का और सिर का, दोनों से बन जाते हैं, ये भी और वो भी। मैंने सबसे पहला नियम क्या बताया? 6 त्रय ज्ञा और श्रीयुक्त शब्द क्या होते हैं? तद्भव होने पर 6 का, त्रय का, ज्ञा का और सिर का तालव्य से या दंत से हो जाता है। समझना। मैंने लिखा क्षेत्र, तत्सम है या तद्भव है? मैंने लिखा क्षत्रिय, तत्सम है या तद्भव है? मैंने लिखा अक्षत, तत्सम है या तद्भव है? मैंने लिखा अक्षी, तत्सम है या तद्भव है? मैंने लिखा कुक्षी, तत्सम है या तद्भव है? बहुत उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन इसमें समझ लो, जब इस टॉपिक पर आएंगे तो विस्तार से लिखेंगे और पढ़ाएंगे। समझ लो, 6 और त्रय युक्त क्या होते हैं? और तद्भव होने पर 6 का और त्रय का। मैंने क्षत्रिय लिखा, मैंने क्षेत्र लिखा, 6 का क्या हो गया और त्रय का क्या बना? मैंने लिखा क्षत्रिय, इसका क्या बनेगा? खत्री। तय और रे मिलके त्रय बनते, तय हलंत हो जाएगा। मैंने लिखा अक्षत का क्या होगा? अक्षत माने चावल होता है, नहीं होता? अखत कहते नहीं कहते उसे? मैंने लिखा अक्षी, अक्षी का क्या होगा? मैंने लिखा कुक्षी, कुक्षी का क्या होगा? कोख। समझ में आया? कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में? 6 हो गया, त्रय हो गया, आगे समझो ये कैसे हो गया। देखो एक बार आगे देखो, यहां पर सुनिए, मैंने लिख दिया, देखो एक बार ये मैंने कहा 6 त्रय ज्ञा और श्रीयुक्त शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर 6 का ख, त्रय का तय, ज्ञा का और सिर का क्या हो जाता है? या तो तालव्य से हो जाएगा या दंत से होगा, मूर्धन्य से नहीं होता। जैसे मैंने लिखा, ध्यान दो इधर, देखो इधर 6 का और त्रय का हो गया था। मैंने लिखा मित्र, और मित्र का क्या होगा? मैंने लिखा पुत्र, पुत्र का क्या होगा? हो रहा है, नहीं हो रहा? 6 हो गया, त्रय हो गया, अब आगे आ जाओ ज्ञा। मैंने लिखा ज्ञानी, तत्सम है या तद्भव है?
क्या हो जाएगा? मैंने लिखा अज्ञान, तत्सम है या तद्भव है? क्या हो जाएगा? मैंने लिखा ज्ञानवान, क्या हो जाएगा? जानवान या जानकार। 6 त्रय ज्ञान, और इसके बाद में क्या बताया था? श्र। मैंने लिखा श्रम, तत्सम है या तद्भव है? मैंने लिखा श्रमिक, श्रमिक तत्सम है या तद्भव है? मैंने लिखा श्रृगाल, तत्सम है या तद्भव है? मैंने लिखा श्रृंगार, तत्सम है या तद्भव है? मैंने लिखा श्राप, तत्सम है या तद्भव है? मैंने लिख दिया अश्रु, तत्सम है या तद्भव है? आ रहा है समझ में? श्रेय आ रहा है नहीं आ रहा? 6 त्रय ज्ञा और श्र, री भी हो सकती है और रै भी हो सकता है। श्रम का क्या होगा? श्रमिक का क्या होगा? मैंने लिखा श्रृगाल का क्या हुआ? मैंने लिखा श्रृंगार का क्या होगा? मैंने लिखा श्राप का क्या होगा? मैंने लिखा अश्रु का क्या होगा? बहुत सारे उदाहरण हैं, ये जब आप वहां आएंगे तो खूब पढ़ेंगे, बस थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूं। कितने नियम हो गए? 1। पहला नियम समझ में आया? 6 त्रय ज्ञा और श्रीयुक्त शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर 6 का, त्रय का, ज्ञा का और श्र का। पहला नियम समझ में आ गया। दूसरा नियम, अनुस्वार युक्त शब्द क्या होते हैं और चंद्र बिंदु युक्त शब्द क्या होते हैं? तद्भव। कैसे होते हैं ध्यान से समझना। मैंने लिखा पंच, मैंने लिखा कंचा, मैंने लिखा जंगा, मैंने लिखा चंचू। ये सभी शब्द कैसे हैं? तत्सम हैं। तद्भव होने पर इसका क्या होगा? चंद्र बिंदु। पंच का, कंचा का, जंगा का और चंचू का। अब आपको ये ऐसा तो नहीं लग रहा है ये अनुस्वार है? अनुस्वार नहीं है ये। जब मात्रा ऊपर से आ रही हो, जब मात्रा ऊपर से आ रही हो तो आपने कभी भी चंद्र बिंदु ऐसे लगा देखा है क्या? वहां चंद्र नहीं आता, सिर्फ बिंदु आता है। क्या आता है? सिर्फ बिंदु आता है। तो ये क्या है? चंद्र बिंदु। तो अनुस्वार युक्त शब्द क्या होते हैं और चंद्र बिंदु युक्त शब्द? कितने नियम हो गए? 2 नियम। नियम समझना तीसरा। तीसरा नियम है णय युक्त शब्द क्या होते हैं? तत्सम। और तद्भव होने पर णय का क्या हो जाता है? निर्णय हो जाता है। कैसे हो जाता है ध्यान से समझना। मैंने लिखा करण, तत्सम है या तद्भव? मैंने लिखा पर्ण, तत्सम है या तद्भव? मैंने लिखा चूर्ण, तत्सम है या तद्भव? मैंने लिखा घृणा, तत्सम है या तद्भव? मैंने लिख दिया पाषाण, तत्सम है या तद्भव? क्या है? णय युक्त शब्द क्या होते हैं और तद्भव होने पर उसका क्या हो जाता है? मैंने लिखा कृष्ण, ये तत्सम है या तद्भव है? तो ये सभी तत्सम नहीं है क्या? और तद्भव होने पर णय का क्या हो जाता है? मैंने लिखा कृष्ण, क्या होगा? मैंने लिखा कर्ण, क्या होगा? मैंने लिखा पर्ण, क्या होगा? मैंने लिखा चूर्ण, क्या होगा? मैंने लिखा घृणा, क्या होगा? मैंने लिखा पाषाण, क्या होगा? अब पेपर में कैसे प्रश्न आता है ध्यान से समझना। पेपर में प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से प्रस्तर का अर्थ है, निम्नलिखित में से प्रस्तर का अर्थ है। ऑप्शन विकल्प होते हैं 4। सबसे पहला है पत्थर, दूसरा विकल्प है पाषाण, तीसरा विकल्प है पाहन,
और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर होगा? ध्यान से समझना। प्रस्तर का होता है पत्थर, प्रस्तर का होता है पत्थर, और पाषाण का होता है, इणे का क्या हो जाता है? और ये रेवण ऊपर आ रहा हो या नीचे आ रहा हो या रियुक्त शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं, और तद्भव होने पर ये पूरा रे बन जाता है या लोप हो जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कितने नियम हो गए? कितने नियम हो गए? 3 नियम। समझ में आए नहीं आए? नियम चौथा, य से प्रारंभ होने वाले सभी शब्द क्या होते हैं? तत्सम। और तद्भव होने पर यह का क्या हो जाता है? क्या एक भी ऐसा शब्द मुझे बताएंगे जो य से प्रारंभ हो रहा हो और वो तद्भव हो? है क्या? बताइए। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूं कि तद्भव तो होता ही है। यश का जस होता है, यम का जम होता है, यौवन का जौवन होता है। मैं कह रहा हूं ऐसा शब्द बताओ जो तद्भव हो और यह से प्रारंभ हो रहा हो। तत्सम तो होता ही है। सब नहीं है जमुना, समझ लो, समझो, मैं बताता हूं नहीं है। मैंने लिखा यह से प्रारंभ होने वाले सभी शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर यह का क्या हो जाता है? जैसे मैंने लिखा यव, और यव का क्या होगा? मैंने लिखा यम, क्या होगा? मैंने लिखा यमुना, क्या होगा? मैंने लिखा यौवन, क्या होगा? मैंने लिखा युवती, क्या होगा? मैंने लिख दिया यशोदा, क्या हो जाएगा? मैंने लिखा यजमान, क्या होगा? तो यह से प्रारंभ होने वाले शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। तद्भव होने पर यह का क्या हो जाता है? जय हो जाता है। कितने नियम हो गए? नियम 5वां, ध्यान से समझना। नियम होता है 5वां, ध्यान से समझना। आपने ये 2 शब्द सुने, 2 वर्ण सुने होंगे, डे और ढे। ये टवर्ग के कौन से वर्ण होते हैं? तीसरा और चौथा। यदि ये इनके नीचे बिंदी नहीं आ रही तो ये टवर्ग के कौन से होते हैं? तीसरा और चौथा। और अगर इनके नीचे मैंने क्या लगा दी? बिंदी लगा दी, तो ये बन गए उत्क्षिप्त वर्ण। कौन से वर्ण? और ये प्रयोग सिर्फ हिंदी में हुआ है, तो ये सिर्फ तद्भव शब्दों में ही प्रयोग होते हैं, तत्सम में नहीं होते, क्योंकि इनका प्रयोग हिंदी में किया गया। संस्कृत के समय पर ये नहीं थे, तो ये संस्कृत में आएंगे क्या? इनका प्रयोग सिर्फ कहाँ होगा? तद्भव शब्दों में। अब इनका उच्चारण भी बदलता है। क्या दोनों का उच्चारण समान होगा? क्या नहीं होगा। इन्हें क्या बोलेंगे? डे और ढे। लेकिन इन्हें क्या बोलेंगे? अड अढ़। क्या बोलेंगे इन्हें? अड़ अढ़। समझ में आ रहा है? इन्हें क्या बोलेंगे? डे ढे। और इन्हें क्या बोलेंगे? अढ़ अढ़। उच्चारण बदला नहीं बदला? इनको कहते हैं उत्क्षिप्त। क्या कहते हैं उन्हें? इन्हें क्या कहते हैं? इन्हीं को क्या कहते हैं? और यही क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। जब इनका उच्चारण करेंगे तो ये ऐसा महसूस कराते जैसे इन्हें फेंक रहे हो। अढ़ अढ़। हो रहा है नहीं हो रहा? इन्हें कहते हैं ताड़न जात, जाति से निकालना। इन्हीं को कहते हैं द्विगुण, क्योंकि इनके उच्चारण में दुगना समय लगता है, दुगुण। इन्हीं को कहते हैं दुपृष्ठ, क्योंकि जब जीवा इन्हें बोलती है तो 2 पृष्ठ हो जाते हैं। ध्यान रखना। अभी सर आ रहे, ठीक है, बाकी का बताएंगे आपको कल। बाकी जो रह रहे हैं 6 और 6 सर वेट कर रहे हैं, बाकी का बाद में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, भाइयों, बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
बाकी कल मिलते हैं और नए जोश और नए टॉपिक के साथ।